hi, this is Apurva and I welcome you to my YouTube channel Civils Tube. I hope you all are doing good. तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम हमारी जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की सीरीज चल रही है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर तक हमने वैदिक लिटरेचर्स देख लिए थे। वैदिक लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वैदिक पीरियड समझने में और आज से हम वैदिक पीरियड पढ़ेंगे। तो पहले आप वो वाले लेक्चर्स देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर्स की लिंक मिल जाएगी। पहले आप वो लेक्चर देखिए, फिर ये वाला लेक्चर्स देखिए, क्योंकि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको वो वाला लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है। तो यदि हम अब वैदिक पीरियड पढ़ते हैं तो वैदिक पीरियड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक होता है अर्ली वैदिक पीरियड, एक होता है लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड होता है 1500 से लेकर 1000 BC के बीच का। लेटर वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड होता है 1000 BC से लेकर 600 BC के बीच का। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। देखिए, जब भी हम किसी भी समय की सोसाइटी की बात करते हैं या एवोल्यूशन की बात करते हैं कि कैसे ये वाली सोसाइटी इवॉल्व हुई होगी या कैसे ये लोग आके बसे होंगे, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि ये लोग आए कहाँ से, इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो वैदिक सोसाइटी थी जो 1500 BC के आसपास इंडिया का जो इंडस वाला रीजन है, सप्त सिंधु रीजन जो कहलाता है, आगे हम डिटेल में देखेंगे, वहाँ आके बसे। तो बेसिकली ये लोग आए कहाँ से आए होंगे ये लोग, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है। तो देखिए, ये कहाँ से आए, ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है, ठीक है। बट कुछ स्कॉलर्स का बोलना है कि कैस्पियन सी वाले एरिया से आए, कुछ बोलते हैं कि ये जो रशिया में जो स्टेपी ग्रासेस कहलाती है, स्टेपीज, वहाँ से आए हैं। कोई बोलता है कि आर्कटिक रीजन से आए हैं। तो काफ़ी सारी थ्योरीज, काफ़ी सारे थिंकर्स, स्कॉलर्स अलग अलग बातें इससे रिलेटेड करते हैं। तो अब जैसे कि कैस्पियन सी वाला जो रीजन है, सेंट्रल एशिया वाला रीजन है, वहाँ से आए हैं, ये मैक्स मूलर का कहना है। ये बोलते हैं कि वो ही ओरिजिनल प्लेस होगी इन लोगों की। एक स्कॉलर का ये कहना है कि ये रशियन स्टेपीज जो हैं वहाँ से आए हैं। वहीं पर बाल गंगाधर तिलक, इनका कहना है कि इनका जो ओरिजिनल होम है वो आर्कटिक रीजन है। ये बेसिकली आर्कटिक रीजन वाला जो एरिया है वहाँ से इंडिया में आकर बसे होंगे। तो काफ़ी सारी अलग अलग थ्योरी इससे रिलेटेड दी जाती है, ठीक है। अब सबसे ऑथेंटिक थ्योरी हम किसको मानते हैं, तो यदि आपको याद होगा तब हमने हिस्टोरिकल सोर्सेस पढ़े थे, तो आर्कोलॉजिकल सोर्सेस में तब हमने फॉरेन सोर्सेस पढ़े थे। तो सबसे फर्स्ट इंस्क्रिप्शन हमने पढ़ा था बोगसकोई इंस्क्रिप्शन, और मैंने तब भी आपसे कहा था कि ये इंस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे हमको थोड़ा आइडिया लगता है कि मे बी शायद इस रीजन से ये लोग इंडिया आए होंगे। ये जो बोगस को इंस्क्रिप्शन है ये 1350 BC का इंस्क्रिप्शन है। ये सबसे ओल्डेस्ट ऐसा इंस्क्रिप्शन है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसे डिसाइफर किया गया है, ठीक है। ये कहाँ पर है, तो ये एशिया माइनर वाला जो रीजन है टर्की कंट्री में, वहाँ पर है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें 4 वैदिक गॉड्स के बारे में मेंशन्ड है। इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, ये जो 4 वैदिक गॉड है इनके नाम मेंशन्ड है इस इंस्क्रिप्शन में, जिससे हमें ये आइडिया लगता है कि मे बी जो आर्यंस हैं वो सेंट्रल एशियन वाले रीजन से सप्त सिंधु वाले रीजन में आके बसे होंगे। तो ये बात से हमको ये पता चलता है कि सेंट्रल एशियन थ्योरी जो है एज देयर होमलैंड वो शायद सही होगी, ठीक है। तो यदि कोई भी आंसर आता है, यदि कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है MCQ में, तो डायरेक्ट आ सकता है बोगस को इंस्क्रिप्शन के बारे में। बट यदि जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है UPSC के मेंस में या MPPSC के मेंस में कि वो कहाँ से आए या ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, तो उसमें आप इसके बारे में मेंशन कर सकते हैं बोगस को इंस्क्रिप्शन के बारे में। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आर्यंस कहाँ से आकर बसे होंगे, ठीक है। अब ये जो ग्रुप था, जो ग्रुप ऑफ पीपल था जिन्हें हम आर्यंस कहते हैं, ये बेसिकली आके सप्त सिंधु वाले रीजन में बसे थे। रीजन ऑफ 7 रिवर कहलाता है, वहाँ पे आके ये सेटल हुए थे और यहाँ पे ये काफ़ी टाइम तक रहे, ठीक है। सप्त सिंधु वाला रीजन कौन सा है, ये जो सिंधु रिवर कहलाती है, इंडस रिवर कहते हैं। इंडस रिवर, उसकी ये जो ट्रिब्यूटरीज है झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये वाला जो पार्ट है, इनका पुराने नाम है ये। उसके अलावा ये राजस्थान में एक सरस्वती रिवर बहती थी।
तो ये जो रिवर्स है 7 रिवर्स, इनके एरिया को बोला जाता है लैंड ऑफ 7 रिवर या सप्त सिंधु रीजन। यहाँ पे आके आर्यंस थे वो सेटल हुए थे इनिशियली। कब सेटल हुए थे? 1500 BC से लेकर 1000 BC तक, ऑलमोस्ट 500 ईयर्स तक वो इसी रीजन में रहे थे। ठीक है, अब क्या हुआ, ये इस एरिया में रहे, धीरे धीरे ये आगे बढ़ने लगे। हमने पढ़ा ही है, यदि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी पहले से करते आ रहे हैं और आपने ज्योग्राफी पढ़ा तो आपको पता ही होगा कि ये वाला जो रीजन है गंगा यमुना, ये वाला जो रीजन है ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड मानी जाती है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा एलुवियल डिपॉजिट है और ये काफ़ी फर्टाइल लैंड मानी जाती है। तो हम देखते हैं कि 1000 BC के आसपास जब आयरन की डिस्कवरी हो गई, आयरन मिल गया, तो आयरन के टूल्स बनाने के बाद में ये यहाँ पे यूपी और बिहार वाले रीजन में काफ़ी डेंस फॉरेस्ट हुआ करता था। तो उस डेंस फॉरेस्ट की कटिंग करके ये जो आर्यंस थे वो धीरे धीरे आगे बढ़े और यूपी और बिहार वाला जो रीजन था जो बहुत ही फर्टाइल एरिया था, वहाँ पे आके ये आर्यंस सेटल हो गए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली वो पार्ट पढ़ेंगे जब ये सप्त सिंधु वाले रीजन में रहते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि आर्यंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आर्यंस का मतलब होता है नोबल। नोबल लोग जिनको बोलते हैं हम एलिट क्लास बोलते हैं, नोबल्स हैं ये, ऐसा बोलते हैं, वो मतलब होता है आर्य का। ठीक है, ये लोग संस्कृत लैंग्वेज का यूज़ करते थे। संस्कृत एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। ठीक है, अब ये इंडिया कहाँ से आए होंगे? देखिए यहाँ तो पूरा हिमालयन माउंटेन रेंज है, यहाँ पे भी सारे माउंटेन्स रेंज ही है। तो ये हिमवंत माउंटेन है, यहाँ पे मुजवंत माउंटेन है, यहाँ पे खैबर पास आता है। तो ये खैबर पास से इंडिया में एंटर हुए होंगे और आके इस रीजन में सेटल हो गए होंगे, ऐसा माना जाता है। अब सबसे पहला हमने ये देख लिया कि ओरिजिनल लैंड कहाँ थी, लगभग कहाँ पे ये आके सेटल हुए होंगे। अब हम देखेंगे एग्जैक्ट इनका ज्योग्राफिकल एरिया, कौन सी रिवर्स पाई जाती थी, ये सारी चीज़ें देखेंगे। देखिए इस समय के एसच हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा आर्कोलॉजिकल सोर्सेस नहीं है। हमें जो भी नॉलेज इस समय के लोगों का मिलता है वो हम ऋग्वेद जो टेक्स्ट है हमारा, जो लिटरेरी सोर्स है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है हिंदू रिलीजन से रिलेटेड, उससे हमको इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। क्योंकि ये माना जाता है कि जो ऋग्वेद है उसका जो कंपोजिशन का टाइम पीरियड है वो अराउंड 1500 BC से लेकर 1000 BC के आसपास का है। तो इसका कंपोजिशन कब हुआ था? उसी समय हुआ था, तब ये आके उस रीजन में बसे थे। तो ऋग्वेद एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स की तरह वर्क करता है उस समय के बारे में जानने के लिए। ऋग्वेद ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर दिस पीरियड माना जाता है। ठीक है, ये आप याद रख लिया। आप कोई भी आंसर राइटिंग के अंदर जैसे कोई वैदिक पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको एज अ पॉइंट यूज़ कर सकते हैं कि हमको उस समय के बारे में किस चीज़ से इंफॉर्मेशन मिलती। जैसे हमने IVC पढ़ा था तो जो एस्केवेटेड साइट्स हैं उसके थ्रू हमने उस समय के बारे में इंफॉर्मेशन पता लगाई थी, कुछ स्पेक्यूलेशंस लगाए थे। तो इस समय की सोसाइटी हमको कैसे पता चली? तो इस समय की सोसाइटी हमको ऋग्वेद के बेसिस पे पता चलती है। ऋग्वेद में उस समय की रिवर्स, माउंटेन्स के नाम दिए हुए हैं। उसमें बताया हुआ है कि उस समय हिमवंत माउंटेन था और मुजवंत माउंटेन था। अभी कौन सी माउंटेन रेंज थी? देखिए यहाँ पे मुजवंत माउंटेन रेंज जो होगी वो हिंदकुश माउंटेन रेंज थी, यहाँ पे उसको बोला जाता था मुजवंत, और हिमवंत बोला जाता था हिमालय को। इसके अलावा रिवर्स के नाम दिए हुए हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद के अकॉर्डिंग सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर थी उस समय की इंडस। इंडस को सिंधु रिवर के नाम से भी माना जाता था और इंडस रिवर की 5 ट्रिब्यूटरीज थी। ठीक है, इंडस का पुराना नाम क्या था? सिंधु। एक थी वितास्ता झेलम है इसका मॉडर्न डे नेम। अस्कनी चिनाब का नाम था। विपास व्यास रिवर का नाम था। परुशनी रावी रिवर को कहा जाता था और शतुद्री कहा जाता था सतलज रिवर को। ठीक है, इसके अलावा सरस्वती रिवर थी उस समय जिसको आज की तारीख में सरस्वती कहा जाता है। ये राजस्थान में थी, अब ये रिवर मौजूद नहीं है। तो ये इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज थी, 5 ट्रिब्यूटरीज थी। उसके अलावा ये जो सरस्वती रिवर थी, ये वाली रिवर्स का जो रीजन था वहाँ पे ये लोग बसे हुए थे।
अब हम देखते हैं कि जो ऋग्वेद है उसमें सबसे ज़्यादा किसी रिवर का नाम मेंशन्ड है तो वो इंडस रिवर है। सिंधु के नाम से जानी जाती थी, उसके हिसाब से सबसे पायस रिवर, जब सबसे ज़्यादा सेक्रेट रिवर, वो थी सरस्वती। जो बाद में गंगा हो गई वो पहले सरस्वती थी, तब ये इनिशियली आके सप्त सिंधु वाले रीजन में बसे थे। गंगा का नाम ऋग्वेद में मात्र एक बार लिया गया है, तो गंगा उस समय बहुत इंपॉर्टेंट रिवर नहीं थी। यमुना का नाम 3 बार लिया गया है। तो ऐसा गंगा और यमुना वाला जो पार्ट है वो उस समय बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, वो हमको इस बात से पता चलता है। हमको इसी बात से जो रिवर्स के नाम मेंशन्ड है, जो माउंटेन्स के नाम मेंशन्ड है, हम इसी बात से पता लगाते हैं कि जो इनका जोग्राफिकल रीजन था वो लैंड ऑफ 7 रिवर था, या सप्त सिंधु वाला जो रीजन था वहाँ पे ये लोग रहते थे। अब हमने देख लिया ओरिजिनल प्लेस देख ली, कहाँ से ये आए। उसके बाद में हमने देखा जोग्राफिकल एरिया। अब नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उस समय का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, यह पॉलिटी क्या थी। तो देखिए उस समय की जो पॉलिटी थी उसकी जो बेसिक यूनिट थी आज भी वही है फैमिली, बेसिक ऑफ बोथ सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब जो कूल बोलते थे फैमिली को, ये इस कूल का है, तो ये जो कूल होता था वो फैमिली होती थी, उसका जो हेड होता था उसको बोलते थे कुलापा। ठीक है। और फिर ग्रुप ऑफ फैमिलीज मिलके बनाती थी विलेज, और विलेज का हेड होता था ग्रामणी। अब जो ग्रुप ऑफ विलेजेस होते थे वो मिलके बनाते थे क्लैन, जिसको विस कहा जाता था। इसका जो हेड होता था उसको बोलते थे विस्पति। और फिर इसके बाद में जो ग्रुप ऑफ क्लैंस होते थे वो बनाते थे जन का मतलब होता था पीपल, इसका हेड को बोला जाता था गोपा या गोपति। और फिर इसके ऊपर होता था राष्ट्र मतलब कंट्री, इसका हेड होता था राजन। गॉट इट। तो इस तरीके के 5 उसमें डिवाइड किया हुआ था जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था। सबसे स्मॉल जो स्ट्रक्चर होता था वो होता था फैमिली के बाद में विलेज के बाद में क्लैन के बाद में पीपल के बाद में कंट्री। तो इस तरीके से 5 पार्ट्स में हम डिवाइड करके देखते हैं उस समय का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। अब जो चीफ होता था, चीफ ऑफ द ट्राइब जो होता था, वो बेसिकली राजन होते थे। ठीक है। राजन एग्जैक्टली किंग्स नहीं होते थे, उनके पास कुछ टेरिटरी होती है, कुछ टेरिटोरियल एक्सपेंशन उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। यदि आप एमपीजीके की सीरीज़ देख रहे होंगे तो उसमें मैं कई बार बता चुकी हूँ कि जो किंग्स होते थे उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता था टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना। बट ऋग्वेद के टाइम पे इस तरीके की सिचुएशन नहीं थी। ऋग्वेद के टाइम पे जो राजा थे वो किंग नहीं होते थे रियल सेंस में, उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता था अपने ट्राइब के लोगों को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्टर ऑफ ट्राइब एंड द कैटल वेल्थ। आपको ये बात समझनी होगी कि जब सोसाइटी का एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, जब उस समय ये स्ट्रक्चर्स बनना स्टार्ट हुए, तो उस समय टेरिटोरियल एक्सपेंशन या टेरिटरी उसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी। उस समय जो राजा होते थे उनका मेन काम होता था लोगों को प्रोटेक्ट करना, और जो मेन वेल्थ थी वो लैंड ना होकर कैटल्स थी। ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। और राजा का काम क्या होता था, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना और कैटल्स को प्रोटेक्ट करना। इनफैक्ट देयर इज नो रियल स्टेट टेरिटरी। जैसे कि हम बाद में देखते हैं कि ये टेरिटोरियल रीजन इस जनपद का है, उस जनपद का है, तब हम महाजनपद पढ़ेंगे तो उसमें हम अलग अलग किंगडम्स पढ़ेंगे, अलग अलग स्टेट्स पढ़ेंगे। इस समय इस तरीके का कोई भी कंसेप्ट नहीं था। ठीक है। जो किंग होते थे इसलिए उनको गोपाल जन ने कहा जाता था। गोपाल जन का मतलब होता है प्रोटेक्टर ऑफ पीपल एंड काउस। वेरी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। आपको यदि पूछा जाए एग्जाम में, जैसे एमपीपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि राइट अबाउट द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, तो आप उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। इसलिए आपको याद होना चाहिए कि किंग को क्या बोलते थे, गोपाल जन ने बोलते थे, जिसका मतलब होता है प्रोटेक्टर ऑफ पीपल एंड काउ। कंसेप्ट ऑफ लैंड टेरिटरी एब्सेंट था इस समय, कोई इस तरीके का कंसेप्ट नहीं था लैंड टेरिटरी का।
ठीक है। इसलिए ऋग्वेद में कहीं पे भी जनपद वर्ड यूज नहीं है। जैसे हम बाद में महाजनपद, जनपद पढ़ेंगे, बट ऋग्वेद में कहीं भी कोई भी जनपद नाम का वर्ड मेंशन नहीं मिलेगा। ऋग्वेद में आपको जन मिलेगा। जन अपेयर्स मैनी टाइम। जन का मतलब क्या होता है? पीपल। जन वर्ड आपको मिलेगा, जनपद वर्ड नहीं देखने मिलेगा। इसलिए हमको पता चलता है कि उस समय की सोसाइटी में लोगों की इम्पोर्टेंस थी, उनका प्रोटेक्शन इम्पोर्टेंट था। जो कैटल वेल्थ होती है उसका प्रोटेक्शन इम्पोर्टेंट था, ना कि लैंड टेरिटरी का इम्पोर्टेंस था। ठीक है। अब हम देख लेते हैं जो ग्राम्स होते हैं, जो हमने पढ़ा कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? फैमिली पढ़ा, कुल बोलते हैं, उसके बाद में ग्राम्स देखते हैं। तो उस समय जो ग्राम होते थे उसका मतलब कोई विलेज नहीं होता था, उसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ फैमिलीज जो एक साथ रहती है और एक साथ एक जगह से दूसरी जगह जाके बस जाती है। ठीक है। उस समय ग्राम का मतलब ये होता था। अब यदि हम किंग की बात करें तो राजा तो थे जिनका मेन ऑब्जेक्टिव होता था अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना और कैटल्स को प्रोटेक्ट करना। उनको उस समय असिस्टेंस भी मिलता था। उनको कौन असिस्टेंस प्रोवाइड करते थे? तो पुरोहित असिस्टेंस प्रोवाइड करते थे, सेनानी और ग्रामीणी, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे और किंग को असिस्टेंस प्रोवाइड करते रहते थे। जो पुरोहित होते थे, जो मतलब के पंडित, पुजारी जिन्हें हम बोलते हैं, वो किंग के मेन परसेप्टर, फ्रेंड और फिलोसोफर कहे जाते हैं। फिलोसोफर, गाइड, फ्रेंड, परसेप्टर कहलाते हैं किंग के कौन? पुरोहित। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप याद रखिएगा कि उस समय पुरोहित का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में। जो किंग की पोजीशन होती थी वो हेरिडिटरी होती थी, बट कुड बी रिमूव फ्रॉम द पावर। हेरिडिटरी पोजीशन होती थी, जो राजा का बेटा होता है वो ही राजा बनेगा, बट ऐसा ज़रूरी नहीं था। यदि कोई वीक किंग होता था तो उसको हटा के कोई और को किंग बना दिया जाता था। किंग के पास कोई अल्टीमेट पावर्स नहीं थे इस समय। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि किंग के पास कोई अल्टीमेट पावर्स नहीं थे। उस समय कुछ असेंबलीज होती थी जो चेक रखती थी किंग के ऊपर। ये जो सोसाइटी थी ये पैट्रियार्कियल थी उस समय नेचर में। ठीक है, पैट्रियार्कियल इन नेचर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और जो आर्मी होती थी, इनकी आर्मी के अंदर फुट सोल्जर्स भी होते थे और चैरिएटर्स भी होते थे। ये जो वेपन्स यूज़ करते थे वो वुड के होते थे, स्टोन के होते थे, बोन्स के होते थे, मेटल्स के होते थे। ठीक है। इनके जो एरोज होते थे वो पॉइंट होते थे, उसमें मेटल का या पॉइजन हॉर्न्स होते थे आगे। ठीक है। तो मतलब ये एरो का भी यूज़ करते थे और वेपन्स का तो ये काफ़ी अच्छे से यूज़ करना जानते थे। ये बात आप याद रखना आर्यन से रिलेटेड। अब यदि हम बात करें तो हम देखेंगे कि ये लोग मूविंग फोर्ट का यूज़ करते थे, जिसको पुरचरी शनु बोलते थे। ठीक है। यदि आपने कभी महाभारत देखी होगी तो आपने देखा होगा कि जो अर्जुन थे, जो उनका रथ था, वो एक मूविंग फोर्ट की तरह लगता था, काफ़ी बड़ा और एकदम महल जैसा, उसको बोला जाता है मूविंग फोर्ट। उस समय मूविंग फोर्ट का यूज़ होता था और काफ़ी सारे मशीन्स यूज़ होते थे फॉर असॉल्टिंग स्ट्रॉन्ग होल्ड। ठीक है। इसके अलावा जो राजा होते थे उनकी अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के अलावा रिलीजियस ड्यूटीज़ भी होती थी और वो अपहोल्डर होते थे ऑफ द एस्टेब्लिश्ड ऑर्डर एंड मॉरल रूल्स। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उस समय का। अब उस समय का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था उसमें कुछ असेंबलीज होती थी, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स होते थे। अब हम वो देखेंगे। देखिए, अब असेंबलीज कौन सी थी उस समय? सभा, समिति, विधाता, गण। हमको इन चारों समितियों का नाम देखने मिलेगा ऋग्वेद में। और इसमें से जो दो पॉपुलर असेंबलीज थी वो कौन सी थी? सभा और समिति। ये दोनों समितिज में ये जो दोनों असेंबलीज थी इनके अंदर वुमेन्स अलाउ थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इससे हमको ये पता चलता है कि उस समय वुमेन्स की कंडीशन अच्छी थी। ठीक है। और ये जो सभा और समिति, ये जो दोनों असेंबली थी, इनका काम था किंग के ऊपर चेक रखना, ताकि किंग कोई भी आर्बिट्ररी एक्शन ना ले या कोई भी गलत एक्ट ना करे। उसका ध्यान कौन रखता था? सभा और समिति। ये दोनों असेंबलीज की ऋग्वेदिक पीरियड में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी और किंग का पूरे समय एक ऑब्जेक्टिव होता था कि ये जो असेंबलीज है इनका सपोर्ट हासिल करना। यदि इनका सपोर्ट नहीं होता तो किंग
बहुत ईजिली वीक हो जाते हैं और उनको हटाना बहुत ईजी हो जाता है। तो जो भी किंग और चीफ्स होते हैं वो ईगरनेस दिखाते थे कि उनको किसी भी तरीके से इन असेंबलीज का सपोर्ट मिले। ये चीज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उस समय कोई भी टैक्सेस का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, कोई टैक्सेस वगैरह नहीं बनाए गए थे कि आपको इतना टैक्स पे करना पड़ेगा, इतना टैक्स पे करना पड़ेगा, इस तरीके का कोई भी कंसेप्ट नहीं था। लोग अपनी इच्छा के अनुसार जो भी उनको वॉलेंटरीली देना होता था किंग को, वो दे दिया करते थे। आर्यंस की जो ट्राइब्स होती हैं उनको जन कहा जाता है। हमने पहले भी देखा कि आर्यन ट्राइब्स को जन कहा जाता है। जनपद वर्ड कहीं पे भी ऋग्वेद में यूज़ नहीं किया गया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। और जब ग्राम मतलब कि जो विलेजेस, अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज जो होती थी, हमने पढ़ा कि इस समय जो ग्राम का मतलब क्या होता था, ग्राम अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज को बोला जाता था। तो ये जो ग्राम्स होते थे इनके बीच में क्लैशेस जो होते थे उसको संग्राम और वॉर माना जाता था, ठीक है। अब हमारा ये वाला जो पार्ट है वो यहीं पर फिनिश होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ऋग्वेदिक टाइम पीरियड में किस तरीके की वुमेन की कंडीशन थी, या सोशल सेटअप कैसा था, या रिलीजन किस तरीके का फॉलो होता था, ये सारी चीज़ों को डिटेल में कवर करेंगे। और उसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, और आप सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आपको जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक यू।